तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वो जो एग्जाम में बार बार 1000 बार पूछे जा रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, तो आज इधर उधर की बातें करेंगे नहीं और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे, है ना, टाइम उसमें ख़राब हो रहा होता है अपना। दर्पण का सूत्र कौन सा होता है? आप पहले क्वेश्चन देखना, वीडियो को पॉज करना, अपना आंसर सोचना, देन मैच योर आंसर विद माय आंसर, फिर आप देखना कि क्या आपके सही होते हैं। आउट ऑफ 10 आपके कितने सही होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता के जाना पहली बात। और हम लोग 10 क्वेश्चन सिर्फ नाम मात्र का कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन करते हुए हम लोग 20-25 क्वेश्चन आराम से डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो कैसे वो देखते हैं। और एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं करना है, सारा ऑटोमेटिक याद होता चले जाएगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, दर्पण का सूत्र क्या होता है? देखिए, दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र में दोनों में फ़र्क है। दर्पण का सूत्र जब भी बोले तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। सर अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान रख लो, आगे पर भी लोगे, हम पढ़ा भी देंगे, सुबह के मॉर्निंग के क्लास में तो चलाते हैं ना भाई ये। और 1/v/1/u बराबर 1/f, ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ये है लेंस का फॉर्मूला, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला देखा आपने वो है दर्पण का फॉर्मूला। मतलब समझ रहे हैं, मतलब दर्पण और लेंस का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, पर ऊपर यहाँ पर क्या है प्लस, और लेंस के फॉर्मूला में देखोगे माइनस है, इतना सा फर्क है बस। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये है दर्पण सूत्र। 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये है लेंस सूत्र। अब v होता है यहाँ पर इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है वस्तु की दूरी, और f होता है फोकस दूरी। ये हम लोग सुबह सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हुआ सही। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, वो है कि कार्बन जो है वो क्या है? कार्बन एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? कार्बन तथा इसके यौगिक में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और कार्बन जो है वो धातु नहीं है, अधातु है। ठीक है, अधातु है। और उपधातु में मैंने आपको याद करने के लिए बोला है क्या? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखा, क्वेश्चन एक पर है ना, पर उसमें 2-3 क्वेश्चन और समेटा जा रहा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्नलिखित में से उपधातु कौन है। वैसे मैंने आपको अगर सारा याद कराना है तो वो होगा टीपोसब, क्योंकि एक बार ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। HC@ जर्मेनियम, टीपोसब, भाई साहब लास्ट में भाई साहब लगा देना है। टीपोसब HC@ जर्मेनियम, ये जितना सारा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये सारा का सारा जो है आपके पीरियड टेबल बस इतना ही उपधातु है। टीपोसब, HC@ जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टीबियम, ये तीनों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10 क्लास तक। ठीक है, आगे तो फिर ज़रूरत है ही सही सारा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है नहीं, बस आपको याद रख लेना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन लगा हुआ है। तो बेंजीन वाला सब हाइड्रोकार्बन जो होगा ना वो होगा एरोमेटिक। तो बेंजीन इसके साथ अगर कुछ लगा हुआ रहता तो वो भी होता, पर यहाँ डायरेक्ट बेंजीन ही दे दिया है, तो बेंजीन सही है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए ऑप्शन में बेंजीन लिख के देगा और वही आंसर सही जाएगा, क्योंकि सिलेबस में है ही मात्र एक बेंजीन नाम एरोमेटिक के नाम पे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन बार बार ये क्वेश्चन में आ रहा है। हीमोग्लोबिन मैंने कल परसों तरसों भी बताया, मतलब 2-3 दिन लगातार आ रहा है वाली बात। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड जो दिखता है आरबीसी में पाया जाता है, पहली बात। इसी के कारण ब्लड क्या दिखता है? लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आयरन है, लोहा है। बस चौथी बार साथ बात हो चुकी है, अब आपको याद हो गया होगा। ऐसे ही सारा क्वेश्चन हम लोग को याद हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो मधुमेह होता है, पीलिया, डायरिया या एनीमिया। पीलिया मतलब जॉन्डिस, डायरिया तो समझ ही रहो बहुत बुरा हाल होता है। मधुमेह मतलब समझ ही रहो मधुमेह, डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो तरह का होता है, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, जो आगे सीखोगे आप। ठीक है, तो ये तो इंसुलिन वाला, मधुमेह मतलब इंसुलिन वाला। अरे मधुमेह मतलब कौन सा? इंसुलिन हार्मोन ना, पता है ना आपको। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। और एनीमिया जो होता है, एनीमिया मतलब रक्त की कमी। रक्त की कमी के नाम पे क्या कमी? हीमोग्लोबिन कमी। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया, ठीक है, कहीं बोल रहे एनीमिया, खून की कमी हो गई है इसको। अगला है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ये वाला क्वेश्चन लगातार दूसरी बार हो गया लगता है, तो थोड़ा सा जल्दी दूसरी बार हो गया, ये थोड़ा सा गैप देना चाहिए था मुझे। मुख गुहा में यानी आ करते तो मुख का जो खाली जगह है उसमें आहार यानी भोजन का कौन सा भाग पचता है? तो प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल या कार्बोहाइड्रेट। सही जो आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड के नाम पे हमारे पास सिलेबस में क्या है? डीएनए और आरएनए। और पिछली वीडियो में मैंने आपको पूछा था कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, तो आज डीएनए नहीं आरएनए का बताइए। ठीक है, चलो, तो सही जो आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। चले भाई, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर यानी इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश, आवेश को बोलते हैं चार्ज, और आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है ऐसा मात्रक कूलम। क्या होता है? कूलम। स्टेट कूलम, ESU भी मात्रक होता है एक दूसरा।
तो देखिए चार्ज का मात्रक मैं आपको बताता हूँ, 12 क्लास में पढ़ोगे आप। आवेश का मात्रक कूलम हो गया, एक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, या एक होता है स्टैट कूलम। अगला मात्रक होता है इसका फ्रैंकलिन, अब लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, और एक मात्रक होता है फैराडे। तो ये सारा का सारा चार्ज का ही मात्रक है, कूलम, ESU, स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन, फैराडे। आपके एग्जाम में क्या आएगा? ओनली कूलम आएगा, ठीक है। तो कूलम जो है वो आवेश का मात्रक है। अब बोला कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये दुनिया का सबसे छोटा आवेश है जो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो दुनिया का सबसे छोटा आवेश कौन सा होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम आवेश दुनिया में होता ही नहीं है। अब ये है कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन पे है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसकी प्रकृति अगर पूछे तो वो माइनस में होता है। अच्छा, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है सर? तो प्रोटॉन पे भी आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण यानी वैल्यू जो है दोनों में सेम है, पर प्रोटॉन पे होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, इतनी सी फर्क है बस, और वैल्यू दोनों में सेम है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? देखो यहाँ प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं हुआ, पहला वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ठीक है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? आपने पौधे देखा होगा, पौधा क्या है? फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाता है, जो ज़रूरत पड़ती है वो खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको अभी थोड़ा ना खाएगा, बाद में रात में, जैसे आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती है, तो रात में तो खाना बना पाएगा नहीं, तो रात में खाना लाएगा कहाँ से? तो खाना को जमा करके रखता है। तो पौधा खाना को जिस रूप में जमा करके रखता है ना, उस रूप का नाम है स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च, ठीक है। बनाता है जिस रूप में है, उस रूप का नाम है ग्लूकोज। पौधा खाना किस रूप में बनाता है? ग्लूकोज के रूप में। पौधा खाना किस रूप में जमा रखता है? स्टार्च के रूप में। अच्छा, एनिमल जंतु खाना किस रूप में जमा रखता है? जंतु भी खाना जमा रखता है अपने अंदर, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है ऊर्जा की उस समय इस्तेमाल कर लेता है। तो जिस रूप में जमा करता है उस रूप का नाम है ग्लाइकोजन। याद करना पड़ेगा क्या सर? हाँ, देखो एनिमल यानी जंतु खाना को जिस रूप में जमा करता है उसका नाम है ग्लाइकोजन। अच्छा, पौधे जिस रूप में खाना जमा करता है उसका नाम है स्टार्च। हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो, एक लिंगी पादप का उदाहरण, एक लिंगी पादप का उदाहरण बताइए। कौन सा फूल, या कई बार यहाँ फूल भी एग्जाम आ सकता है, पादप की जगह फूल भी आता है। तो एक लिंगी पादप, पादप मतलब प्लांट, कौन सा प्लांट है जिसमें एक लिंगी फूल पाया जाता है? तो सही जो आंसर है वो पपीता, ठीक है। एक लिंगी समझ ही रहे हो अपना, मेल अलग फीमेल अलग, दोनों एक ही फ्लावर में नहीं पाया जाएगा। निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी, स्वपोषी वो जो खाना खुद बनाए। तो हम लोग भी खाना खुद बनाते हैं क्या? अरे वो किचन में खाना बनाना नहीं, जो सूर्य की मदद से, सूर्य की प्रकाश की मदद से खाना खुद बनाएं। तो वो है एग्जाम आंसर जो उसका है सही, हरे पौधे। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो खाना खुद बनाते हैं भैया, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। चलो भाई, तो 9 का ए ऑप्शन सही गया। बिफोर मूविंग, ये तीनों ऑप्शन देख लो कौन सा आपको लग रहा है करना चाहिए तो करो, अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, देखो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन ना 6 होता है। देखो ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सबसे बाहर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6 ऐसे करके, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 6। अच्छा, सब कोई चाहता है कितना बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? सब कोई चाहता है कि 8 हो जाता ना, मज़ा आ जाता। तो ये 2 कहीं से ले लेगा, तो देखो 8 हो गया। अब जितना इलेक्ट्रॉन लिया, कितना लिया? 2 लिया, यही इसकी संयोजकता कहलाएगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का? वो है 6। देख लो, 2 2 4 2 6, आया समझ? तो ऑक्सीजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है बाबू, वो है आंसर 6, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो है बिल्कुल यहाँ पर सही, ठीक है। तो बताना आप आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़, ओके। चलो भाई।